नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। न्यूज एट 12:30 में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। एम्बुलेंस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दीवार गिरने से घायल हुई थी बच्ची। सूचना के बाद भी समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। मोधा कस्बा का ये मामला है। आपको बता दें कि यूपी के हमीरपुर के मोधा में मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला कस्बा मोधा से हैदरगंज फत्तू बाबा का है। गंभीर हालत में परिजन बच्ची को मोधा सीएचसी में भर्ती करवाने के लिए गए तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते हमीरपुर के डॉक्टरों की ओर से बच्ची को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर शराब के नशे के चलते करीब 2 घंटे की देरी से निकला, जिसकी वजह से बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। एम्बुलेंस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही यहां देखने को मिली है। आपको बता दें कि दीवार गिरने से बच्ची घायल हुई थी और वहीं सूचना के बाद भी समय पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। दीवार गिर गई, यहाँ फिर अस्पताल लगे सरकारी वाली, फिर वहाँ से रेफर कर दिया हमीरपुर के लिए। हमीरपुर ले गए, फिर वहाँ पर बोतल चढ़ी, बोतल के बाद कह दिया कानपुर जाना है। कानपुर के लिए एम्बुलेंस बुलाई तो ड्राइवर पिए थे, वो आ ना रहा था, बड़ी लेट आया तो डॉक्टर ने बाहर निकाल के रख दिया। फिर डॉक्टर आया, फिर बोले कि अंदर फिर ले जाओ इसको। फिर अंदर ले जाते टाइम वो ख़त्म हो गई। डॉक्टर एम्बुलेंस आए में देरी ज़्यादा हो गई। शराब पिए थे का? हाँ, वो शराब पिए थे। ड्राइवर शराब पिए था। ड्राइवर शराब पिए थे। आपको बता दें कि यूपी के हमीरपुर के मोधे में मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मामला कस्बा मोधा के हैदरगंज फत्तू बाबा का है। गंभीर हालत में परिजन बच्ची को मोधा सीएचसी में भर्ती करवाने के लिए गए थे तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने को देखते हुए हमीरपुर के डॉक्टरों ने बच्ची को कानपुर के लिए रेफर कर दिया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि ड्राइवर शराब के नशे के चलते तकरीबन 2 घंटे देरी से निकला, जिसकी वजह से बच्ची की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही का मामला ये सामने आया है। दीवार गिरने से घायल हुई बच्ची को सूचना के बाद भी एम्बुलेंस समय पर लेने नहीं आई, जिसके चलते बच्ची की जान चली गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हमीरपुर के मोधा के एक मकान की दीवार गिरने से एक 9 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मामला कस्बा मोधा के हैदरगंज फत्तू बाबा का है। गंभीर हालत में परिजन बच्ची को मोधा सीएचसी में भर्ती करवाने के लिए गए तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन हालत में सुधार नहीं होने के चलते हमीरपुर के डॉक्टरों ने बच्ची को कानपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर शराब के नशे के चलते तकरीबन 2 घंटे की देरी से निकला, जिसकी वजह से बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है और एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही का यह मामला सामने आ रहा है। शीलू निषाद संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शीलू निषाद, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है और इसमें आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है?
आपको बता दें कि मैम पूरा मामला मोदा कस्बे के हैदरगंज का है, जहां पर 9 वर्ष की मासूम के ऊपर दीवार गिरने से उसको रेफर किया गया था। वहां पे सीएचसी से लेके सदर अस्पताल भर्ती किया गया था, जहां सदर अस्पताल में उसको कंडीशन खराब होने के चक्कर में उसको रेफर किया गया कानपुर में। कानपुर ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया, लेकिन एम्बुलेंस वहां पर मौके पर पहुंची ही नहीं। हेलो, आपसे जानना चाहेंगे फिर उसके अलावा जो आगे की कार्रवाई है, क्या पुलिस को सूचना दी गई है इस मामले में, और ड्राइवर के ऊपर, एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है? अभी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और जी मैम, जी, अगर बात करें इनके परिजनों की, इनकी क्या मांग है? इनके परिजनों की है कि उस एम्बुलेंस वाले पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, शीलू निषाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के हमीरपुर के मोधा में मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। मामला कस्बा मोधा के हैदरगंज फत्तू बाबा का है। आपको बता दें कि गंभीर हालत से परिजन बच्ची को मोधा सीएचसी में भर्ती करवाने के लिए गए तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालात में सुधार न होने को देखते हुए हमीरपुर के डॉक्टरों की ओर से बच्ची को कानपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवरों की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर शराब के नशे के चलते तकरीबन 2 घंटे की देरी से निकला, जिसकी वजह से बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। इस वक्त की बड़ी खबर, वसीम बच्ची के मामा जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। सर, आपसे जानना चाहेंगे ये दर्दनाक जो वाकया हुआ है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? एक्शन नहीं लिया गया उस चीज का। सर, आगे आपकी मांग क्या है? ये पूरा मामला क्या है? आपने दीवार जो गिरी उसके बाद आपने फोन किया, एम्बुलेंस बुलाई, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मतलब जब टाइम पर कोई इंसान मौके पर नहीं आएगा तो उसके साथ क्या करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे कि एम्बुलेंस जो देरी से आई, ड्राइवर की लापरवाही यहाँ सामने आ रही है, आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांगे ये है कि लड़की तो वापस तो आएगी नहीं, तो उसको उन लोग को तो हटा दिया जाए और डॉक्टरों को सजा दी जाए, सीधी सी बात। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कितने बजे की घटना है और कितनी लेट एम्बुलेंस आई है, और अस्पताल प्रशासन की ओर से क्या सफाई दी जा रही है? एम्बुलेंस आई थी 2 घंटे में और अस्पताल में लड़की भर्ती रही है, और डॉक्टर लोग ये कह रहे थे कि मतलब वो कि बाहर गई है गाड़ी देखी गई बाहर, तो खड़ी थी 4 गाड़ी। आपसे जानना चाहेंगे कि एम्बुलेंस जो है वो 108 थी या 102 थी? वहां पर 4 खड़ी थी। उसके बाद अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई इसमें संज्ञान नहीं लिया गया, कोई सफाई नहीं दी गई है डॉक्टरों की ओर से? तो डॉक्टर लोग ये कहने लगे जब वो गाड़ी नहीं आ पा रही है तो आप जाके प्राइवेट कर लीजिए, जब इतना पैसा नहीं होगा तो कैसे कर लेंगे जल्दी प्राइवेट। जी, ऐसे में आप पुलिस के पास गए हैं? नहीं, पुलिस के पास नहीं गए थे। जी, वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुरंत जैदी बीजेपी नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। धन्यवाद सलोनी जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये वाकया हुआ है हमीरपुर में, 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है और सिर्फ वजह इसकी ये रही है कि एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो समय पर नहीं पहुंचा, 2 घंटे की दूरी से पहुंचा है। बहुत दुखद घटना है, किसी के घर का एक चिराग बुझा है। जितनी भी इसकी निंदा की जाए कम है, कठोरतम कार्रवाई उस ड्राइवर के लिए करनी चाहिए और उन संबंधित कर्मचारी और अधिकारी सबको दंडित किया करना चाहिए। लेकिन सर, इससे पहले भी बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये दुखद घटना, दुख जताना, ये सारी चीजें होती रही हैं, लेकिन एक्शन कब किया जाएगा? इसका एक्शन आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार ने इसको 24 घंटे के अंदर आपके सामने एक्शन होगा सामने। जी, बहुत निंदनीय घटना है। जिस घर की बच्ची गई है उन माँ बाप के दिल पे पूछिए क्या गुजर रही हो कि उस ड्राइवर को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए।
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने संगठन की तरफ से मांग करता हूँ कठोरतम कार्रवाई करें। सर, दावे तो बहुत किए जाते हैं स्वास्थ्य सेवाओं के, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? निश्चित तौर पे वो ड्राइवर जो नशे में था नहीं गया वही जिम्मेदार है। सर, जिम्मेदार सिर्फ वो है, अस्पताल प्रशासन है, या फिर वहां पर जो मौजूदा कहें कौन जिम्मेदार है इसका? क्योंकि एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, उसके साथ पूरे की पूरे अस्पताल का प्रशासनिक अधिकारी जो एम्बुलेंस की सेवाएं नियंत्रित करता है और एम्बुलेंस का ड्राइवर और उससे संबंधित अधिकारी वो इसके लिए दंड के पात्र हैं और निश्चित तौर पर उनको दंड मिलेगा। लेकिन देरी क्यों हुई? वजह क्या थी इस समय, जब पता है कि कोरोना काल है, संकट का समय है, हर किसी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाएं? एक शराबी ड्राइवर ने 2 घंटे लगा दिए बच्ची को ले जाने में। चिकित्सा अस्पताल में तो उसको तत्काल रेफर किया गया हमीरपुर में उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था तो उसको वहां से डॉक्टर द्वारा कानपुर के लिए तुरंत रेफर किया गया। इसमें डॉक्टरों की तरफ से तो जिला अस्पताल के जो प्रशासन था चिकित्सीय सुविधा देने वाला उसकी तरफ से तो कोई कोताही नहीं, क्योंकि उन्हें तो सुविधा दी तो तत्काल रेफर किया। जो प्रॉब्लम हुई है ड्राइवर की तरफ से वो निश्चित तौर पे वो कठोर दंड का भागीदार होगा। क्या कार्रवाई की जाएगी? निलंबन की कार्रवाई होगी, तो कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो निश्चित तौर पर उसके लिए होगी। लेकिन बात ये भी उठती है ना सर यहाँ पर कि इससे पहले भी बहुत से वाकये ऐसे हुए हैं जब लापरवाही के ये मामले सामने आए हैं। आखिर कब तक ये सुविधाएं सही तरीके से मुहैया करवाई जाएंगी? हमारा शासन हर तरीके से सुविधाएं चिकित्सा देने के लिए तत्पर है। सारी सुविधाएं उपलब्ध है हर अस्पताल में। किसी व्यक्ति की तरफ से अगर कोई ऐसी घटना हो रही है तो दंड का भागीदार होगा, आप निश्चित रहिए। लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं हुई है? क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक? इतनी देरी क्यों? सलोनी जी आप पता करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश कर दिए गए। जी, तूरत जैदी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। हिलाल नकवी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है NV न्यूज में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यूपी के हमीरपुर के मोधा में एक मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई और मौत की वजह ये थी कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है जिस तरह से चल रही है उसके अंदर लगातार इस तरह की लापरवाही देखने को मिल रही है। स्पष्ट रूप से सरकार जो है वो अब उत्तर प्रदेश में जो उसका शासन और प्रशासन उसके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं रह गई है, कोई उनका उसके ऊपर होल्ड नहीं रह गया है, जिसकी वजह से सब हर तरफ मनचाही बातें हो रही हैं और स्वास्थ्य सेवाएं तो बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी हमारे साथ तूरत जैदी फोन लाइन पर मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि जो लापरवाही है वो अस्पताल की ओर से की गई है, वो ड्राइवर की ओर से की गई है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहने की बात है कि ड्राइवर की ओर से की गई है। ड्राइवर जो है वो नशे में धुत था। भाई, किसका वो काम कर रहा था, किसके अंदर में काम कर रहा था, किसकी नौकरी कर रहा था? सरकारी नौकर है वो। और किसी भी सरकारी नौकर को इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो एक शराब पी करके ड्यूटी पे मौजूद हो और उसके बाद में फिर कोई भी सरकारी अमला जो है इस चीज को देख ना पाए कि वो ड्राइवर जो है वो नशे में धुत है। असल में ये सरकार जो है ये सत्ता के नशे में इतना ज्यादा धुत हो चुकी है कि उसको आम आदमी की परेशानी, आम आदमी की तकलीफें नहीं नजर आ रही हैं। उनको केवल वही लोग नजर आ रहे हैं जो कि पैसे वाले हैं, जिनके पास पैसा है, जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो यहाँ पे निवेश करने के लिए आना चाहते हैं। गरीब मजदूर और जो उनकी अपनी सेवाएं उसकी तरफ किसी तरह का कोई ध्यान नहीं है इस सरकार का। लेकिन अगर बात करें इससे पहले की भी, पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। जी हाँ, पहले लगातार आ रही हैं। ये पहले नहीं लगातार आ रही हैं। यहीं के पर अभी कुछ दिन पहले ही देखा था कि जो अस्पताल में जो वहाँ पे एक लाश एक मरीज की थी, उसकी मृत्यु हो गई थी और उसको उठाने वाला कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश में ही हम लोग देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के अंदर जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर के इतने बच्चों की मौत हुई वो भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार जो है वो चेती नहीं है। सरकार सत्ता के नशे में धुत है और उसको किसी तरह के आम आदमी की कोई तकलीफ से ना वास्ता है और ना ही वो उसकी तरफ कोई ध्यान दे रही है। आपसे जानना चाहेंगे, ये तो बीजेपी की बात हुई, अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी ऐसे कई बार मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में इस तरह के मामले कब सामने आए हैं? अगर आप हमको बताएं तो हम उसके ऊपर कुछ बता सकें।
ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में, उससे बाहर की भी बात हो सकती है अगर कांग्रेस की बात करें तो। जैसे कहाँ हुआ इस तरह से। और दूसरी बात ये है कि अभी तक कोई भी उसमें एफआईआर दर्ज नहीं की गई है मामले में। जी, ना एफआईआर दर्ज की गई होगी, ना ही उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। ये हमने बताया ना कि ये सारा का सारा पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो चुका है कि आज की तारीख में अगर कोई भी व्यक्ति जो है उसके सही तरह से सही जगह पे कनेक्शन है और वो सही तरह से सही लोगों को खुश कर सकता है, तो उसके बाद वो चाहे कुछ भी करे, उसके खिलाफ किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जी, हिलाल नकवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। ताहिरा हसन समाज सेवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। ताहिरा हसन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में। जी शुक्रिया। आपसे जानना चाहेंगे, जो हमीरपुर में घटना हुई है, एक बच्ची की मौत हुई है दर्दनाक, एम्बुलेंस की कमी की वजह से, देरी की वजह से। जी देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा ये हमारे दो फंडामेंटल राइट हैं, मूलभूत हमारी अधिकार हैं, जो हर इंसान, हर सिटीजन तक पहुंचना चाहिए, हर भारतीय नागरिक तक पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंच रहे हैं और खासकर आम आदमी को नहीं पहुंच रहे हैं, तो ये एक सवाल खड़ा करता है सबसे बड़े लोकतंत्र पे। जी, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसका मतलब लोकतांत्रिक हमारी संस्थाएं होंगी तो आम आदमी के हित में काम करेंगी। जी, आम आदमी जो एक आम आदमी है जो फोन करता है एम्बुलेंस के लिए, उसके पास एम्बुलेंस पहुंचनी चाहिए। और हमें भी सोचना होगा कि अब हम सरकारों से ये बात कहें कि एलोकेशन ऑफ बजट जो है वो हेल्थ और एजुकेशन में बढ़ाया जाए। ताहिरा हसन, आपसे जानना चाहेंगे, आप समाज सेवी हैं, आपके सामने इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई होंगी, लेकिन इन पर अभी तक क्यों नहीं कोई काम किया गया है, क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई है? जी, मुझे सिर्फ ये नहीं लगता कि सरकारों की गलती है। जी, हम भी वोट जो है इन मूलभूत सेवाओं के लिए दें। जी, हमारा वोट जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पे हो, कि हमारे बच्चे चाहे वो किसी भी मार्जिनलाइज क्लास के हो, उनको भी अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिले। जी, देखिए, जब एजुकेशन बेहतर होगा तो रिक्शा पुलर का बच्चा रिक्शा पुलर नहीं बनेगा, वो भी कम्पीट करके आगे आएगा। स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिलेंगी, तो जो बच्ची चली गई, आप उसके परिवार से पूछिए क्या विजन बना। मैम, अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है इस मामले में। हालांकि जो तुरत जैदी है, उनका कहना है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी देखिए, जब तक फिक्स नहीं होगी कोई भी सिस्टम चुस्त और दुरुस्त नहीं होगा। और इसको बेहतर करने के लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको स्टेप उठाना चाहिए, तुरंत उठाना चाहिए। बात ये भी है ना कि कार्रवाई करने से बच्ची वापस नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये भी कहना है कि जो वो ड्राइवर था, ये जिम्मेदारी उसकी है और अस्पताल प्रशासन की है। ऐसे में वो बिल्कुल पल्ला झाड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। नहीं, देखिए, अस्पताल प्रशासन की भी है और अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, इसलिए भी कि इस बच्ची का सवाल है, बहुत बड़ा एक लॉस है उस फैमिली का, और मैं तो कहूंगी कि एक समाज का बहुत बड़ा लॉस है। किसी बच्ची, किसी जिंदगी का बहुत अहमियत होती है। दोबारा ये घटना ना हो, बराबर ये घटनाएं हो रही, इसलिए अकाउंटेबिलिटी तुरंत फिक्स की जाना चाहिए। जी, तुरंत एक्शन होना चाहिए, लोगों में डर पैदा हो। जी, और एक तरफ बात करें अगर कोरोना काल की, ये समय ऐसा है जब स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अति आवश्यक हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मामला ये सामने आया है कि शराब पी के, शराब के नशे में धुत ड्राइवर, जिसकी वजह से वो नहीं आया है। देखिए, वो शराब के नशे में नहीं आया, क्यों नहीं आया, उस ड्राइवर के बारे में पता होगा हॉस्पिटल को पहले भी, उसने आज पहली बार शराब नहीं पिया होगा, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। अगर पहले पता था, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। तो वो था क्यों, उसको एम्प्लॉय क्यों किया गया था, वो नौकरी में रखा क्यों गया था, उसको हटाया क्यों नहीं गया। एक बच्ची की जान गई है। मैं फिर कहूंगी, सिर्फ ये कहना कि बच्ची की जिंदगी वापस नहीं आएगी, इससे नहीं चलेगा। आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। ताहिरा हसन जी, आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पर। आर.के. सचान, सीएमओ हमीरपुर, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज में।
आपसे जानना चाहेंगे, 9 साल की बच्ची की मौत होगी और वो भी इस वजह से कि उसको एम्बुलेंस समय पर नहीं मिल पाई और वो ड्राइवर नशे के में धुत था। ये अभी मुझे जानकारी मिली है इस संबंध में, अभी मुझे जानकारी मिली हुई है आपके चैनल के माध्यम से, ये ठीक है जी। जिम्मेदार कौन है सर? नहीं, ड्राइवर नशे में था तो निश्चित रूप से ड्राइवर की गलती है, उसके खिलाफ क्या अस्पताल प्रशासन की यहाँ पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या इससे पहले कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ होगा कि जो ड्राइवर है, खबरें तो सामने आ जाती है, लेकिन क्या इससे पहले कोई ऐसा मामला नहीं हुआ होगा और सिर्फ क्या ड्राइवर ही इसका जिम्मेदार है, अस्पताल प्रशासन नहीं है? देखिए, ड्राइवर ये एम्बुलेंस सर्विसेज एक एजेंसी चलाती है, ठीक है, अस्पताल प्रशासन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है ये, और ये पूरी सर्विसेज यूपी की एक ही एजेंसी चला रही है। अगर ड्राइवर ने इस तरह की गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जांच होगी। सर, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? ये पहली बार इस तरह की बात सुनने में आ रही है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अभी तक FIR भी दर्ज नहीं की गई है। अभी तो मुझे आप जानकारी दे रही हैं और अभी कार्रवाई हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? सर, ये ऐसा नहीं है, 2 घंटे देरी से आया, उसके बावजूद सारी खबरें, क्या आप तक खबरें नहीं आई? जी, मेरे पास खबर नहीं आई। जी, कार्रवाई की बात नहीं है सर, ये गंभीरता की बात है। नहीं, वो गंभीरता निश्चित रूप से गंभीर मामला है। अगर वो ड्राइवर 2 घंटे देर से पहुंचेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और लेकिन सर, आप अगर ऐसी बात कहेंगे कि अभी तक आपके पास मामला नहीं आया है, तो ये कैसे काम चलेगा? नहीं, आपके पास जब जबरदस्ती मामला आप थोप देंगी, अभी आप बताएंगे। सर, मामला थोपा नहीं जा रहा है, पूरा देश सुन रहा है, आप CMO है वहाँ के, आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए। हमारे पास कैसे जानकारी होगी जब आप देंगी नहीं तो? सर, ये काम हमारा नहीं है जानकारी देने का, आपके पास ये जानकारी आनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल प्रशासन की ओर से ये लापरवाही का मामला सामने आया है। हमारे पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। जो भी जानकारी अभी प्राप्त हुई है आपसे प्राप्त हुई है, अब मैं इसकी जानकारी लेके आगे कार्रवाई करवाऊंगा निश्चित रूप से। सर, आप ऐसा असंवेदनशील बयान कैसे दे सकते हैं? इसमें असंवेदनशील क्या है? सर, कार्रवाई की बात कर रहे हैं आप, कार्रवाई हो रही है या होगी, लेकिन एक 9 साल की बच्ची तो अपनी जान गंवा चुकी है ना अस्पताल की लापरवाही की वजह से। नहीं, बच्ची 9 साल की वजह से जान गंवा चुकी है या दीवार गिरने से जो बच्ची की जान गई है या इसमें कोई मौका नहीं था, ये तो जांच का विषय है। इसमें तो निश्चित रूप से जांच की जाएगी कि अगर उसमें मृत्यु का क्या कारण है, उसका पोस्टमार्टम होगा। ना जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर देर में पहुंची है तो निश्चित रूप से सर, लेकिन ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस बच्ची का मामला है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले ऐसे हुए हैं। कई गर्भवती महिलाओं की बात करें या रोड एक्सीडेंट की बात करें, लापरवाही अस्पताल की बहुत बार सामने आई है। नहीं, मेरे नजर में जो भी इस तरह की लापरवाहियां आएंगी उनकी जांच होगी और तभी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। जी, RK सचान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि यूपी के हमीरपुर में मोधा के एक मकान की दीवार गिर गई और जिसके चलते 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मामला कस्बा मोधा के हैदरगंज फत्तू बाबा का है। गंभीर हालत में परिजन बच्ची को मोधा CHC में भर्ती करवाने के लिए गए तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने के चलते हमीरपुर के डॉक्टरों ने बच्ची को कानपुर के लिए रेफर किया गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर शराब के नशे के चलते तकरीबन 2 घंटे की देरी से निकला, जिसकी वजह से बच्ची ने अपनी जान गंवा दी। और वहीं उसके अलावा अगर बात करें अस्पताल प्रशासन की, तो अस्पताल प्रशासन की ओर से भी यही आश्वासन दिया जा रहा है कि कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं,
यूपी के हमीरपुर से, जहां मकान की दीवार गिरने से 9 साल की बच्ची की मौत हो गई। एम्बुलेंस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दीवार गिरने से बच्ची घायल हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां से उसे रेफर किया गया और सूचना के बाद भी एम्बुलेंस ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचा। दरअसल एम्बुलेंस ड्राइवर शराब के नशे में धुत था, जिसकी वजह से वो नहीं पहुंचा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के हमीरपुर से, जहां मोहदा में मकान की दीवार गिरने से एक 9 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि मामला कस्बा मोहदा के हैदरगंज फत्तू बाबा का है। गंभीर हालत में परिजन बच्ची को मोहदा सीएचसी में भर्ती करवाने के लिए गए तो बच्ची की हालत को देखते हुए उसे हमीरपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने के चलते हमीरपुर के डॉक्टरों ने बच्ची को कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई। दरअसल ड्राइवर शराब के नशे के चलते तकरीबन 2 घंटे की देरी से निकला, जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई। वहीं बच्ची के परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द इस मामले में ड्राइवर के ऊपर कार्रवाई की जाए। वहीं अगर बात करें प्रशासन की ओर से, बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने भी ये कहा है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी ही। वहीं आपको बता दें कि अस्पताल प्रशासन की ओर से भी ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और सख्त एक्शन ड्राइवर के ऊपर लिया जाएगा। चीन के साथ सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह की मीटिंग खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्रालय से बात की है। एलएसी पर मौजूद हालात और अपनी तैयारियों पर चर्चा की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के साथ सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह की मीटिंग खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री से इस मामले में बात की है। एलएसी पर मौजूदा हालात और अपनी तैयारियों पर चर्चा की गई है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई भी समझौता नहीं करेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएसी पर मौजूदा हालात और अपनी तैयारियों पर चर्चा की है रक्षा मंत्री ने और कहा है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई भी समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी के पास हिंसक झड़प हुई थी और इस झड़प में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। बॉर्डर के पास तनाव के बाद बड़ी संख्या में आपको बता दें कि ये झड़प हुई और इसी को लेकर राजनाथ सिंह की बैठक हुई है। बैठक में राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री से बातचीत की है। वहीं इसी के साथ ही एलएसी पर मौजूद हालात और अपनी तैयारियों पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई भी समझौता नहीं करेगा और इसी के साथ आपको बता दें कि चीन और भारत हिंसा के दौरान 20 भारतीय जवान शहीद हुए और वहीं अगर बात करें चीन की तो 43 के करीब जो सैनिक है वो हताहत होने की खबर सामने आई है और इसी के लेकर अब तनातनी है जो वो बढ़ती ही जा रही है। और ऐसे में राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री से बात की है। उनका कहना है कि एलएसी पर मौजूद हालात और अपनी तैयारियों पर चर्चा की गई है और भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से कोई समझौता नहीं करेगा, ये रक्षा मंत्री की ओर से कहा गया है। चीन के साथ सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह ने मीटिंग की है, विदेश मंत्री से बात की है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री से बात की है और कहा है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी से समझौता नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से चीन के विवादित मामले के ऊपर राजनाथ सिंह जी ने
जनसभा रैली करके संबोधित करते हुए हमने ये कहा है कि हाँ, हम लोग किसी से कमजोर नहीं है, मगर भारत सरकार किसी से कमजोर नहीं है और जो पहले की क्षमता थी वो आज काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो विपक्ष उनके ऊपर निशाना साध रहा है, उसको संबोधित करते हुए भी कहा है कि उन्होंने कि हमारे पास लगातार सभी सुविधाएं हैं, सभी जानकारियां हैं, मगर जैसे ही समय आएगा हम साझा करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये स्पष्ट कर दिया गया है कि हाँ, हम चीन से कमजोर नहीं है और जैसे ही कोई भी उनकी तरफ से कोई मूवमेंट होगी तो भारत सरकार उनको एज ए पूर्व कड़ा जवाब देगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कोशिश ये जरूर की जा रही है कि चीन ने जो हमला किया है उसको जवाब देते हुए केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरी तैयार है और जैसे भी आगे की कोई जानकारी मिल पाएगी उनकी तरफ से तो वैसे ही साझा की जाएगी। मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अभी तैयार है और चीन को जवाब देने के लिए। जी राजीव तिवारी, क्या कोई उम्मीद नजर आ रही है ऐसे में जिस तरीके से राजनाथ सिंह की ओर से ये जो बयान जारी किया गया है? देखिए, उम्मीद काफी हद तक ज्यादा हो चुकी है क्योंकि विपक्ष भी उनसे उम्मीद लगा रहा है, यहाँ तक कि छोटी तमाम जितनी पार्टियां हैं सभी उम्मीद लगा रही है केंद्र सरकार से। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, भारत सरकार की जो भी पहले स्थिति थी, यानी कि जो पहले कमजोर था या कहीं कोई कमियां थी तो वो दूर की जा चुकी हैं और भारत सरकार का हर तरीके से या भारत की जितनी भी फौज है वो हर तरीके से सक्षम है और आगे जो भी चीन की तरफ से कार्रवाई होगी या पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होगी तो उसका कड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी वहीं अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात करें तो उन्होंने भी सीधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा है कि वो चुप क्यों है, वो मौन क्यों है। क्या यहाँ पर विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से राहुल गांधी ने इसी चीन को मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को और मोदी जी को घेरने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि हाँ, हम समय आने पर विपक्ष को हर तरीके का जवाब देंगे। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है, पहले उनकी क्षमता बनती है चीन को जवाब देने की। तो कहीं ना कहीं ये चीन जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर भारत के ऊपर हमले कर रहा है और जैसा कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं उनका साथ दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये जरूर है पाकिस्तान और चीन को दोनों को जवाब दिया जाएगा और समय रहते जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मगर ये स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार या भारत की जितनी फौजें हैं वो कमजोर नहीं है और उनके पास प्रॉपर इंतजाम है, हर तरीके का जवाब दिया जा सकता है। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जो उनके ऊपर हमला कर रहा है, विपक्ष के लिए भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जैसे ही समय आएगा उनको भी सारी जानकारी साझा की जाएगी। जी लेकिन ऐसे में अगर कोरोना काल की बात की जाए और वही नेपाल, पाकिस्तान और चीन के साथ जो विवाद चल रहे हैं, जमीनी विवाद, उनको लेकर और बीच में अगर दूसरी बात करें तो विपक्ष की ओर से क्या यहाँ पर राजनीति चमकाने का काम किया जा रहा है या ये सवाल जवाब का जो दौर जारी है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल एक चीज बता दें, जो केंद्र सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं करोड़ों को लेकर भी कुछ ढील बरती गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब बैठे बिठाए उनके हाथ में मुद्दा मिला है तो उनको राजनीतिक मुद्दे की सबसे जाने नहीं देना चाहेंगे। कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी चल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ चीन या पाकिस्तान लगातार कहीं ना कहीं जो भारत के ऊपर हमले करने की कोशिश कर रहा है या कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी जरूर जवाब दिया जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो उनके ऊपर निशाना साध रही है केंद्र सरकार के ऊपर उसका भी जवाब दिया जा रहा है। मगर कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राजनीति का समय नहीं है, मिलकर कार्य करने का समय है। जी राजीव तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री से बातचीत की है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, अब चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में, जवान भी शहीद हो रहे हैं लेकिन हम चुप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए क्योंकि देश की संप्रभुता खतरे में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत चीन विवाद को लेकर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि अब चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है, जवान शहीद हो रहे हैं लेकिन हम चुप हैं। इसी के साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। और इससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर निशाना साधते हुए सवाल किए थे, सवाल दागे गए थे और बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी इस मसले पर चुप क्यों है।
अब चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। ये प्रियंका गांधी की ओर से कहा गया है। हमारी जमीन, हमारी संप्रभुता खतरे में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आए, क्यों देश की संप्रभुता खतरे में है। ये प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के महीने से ही लद्दाख में तनाव चल रहा था। समझौते के तहत चीन को मौजूदा जगह से पीछे हटना था। जब भारतीय सेना के जवान वहां पर उसे सूचित करने पहुंचे तो धोखे से चीनी सेना ने भारतीय जवानों पर हमला कर दिया। इस दौरान भारत के कमांडिंग अफसर समेत कुल 20 जवान शहीद हो गए। पुनीत मोहन संवाददाता लखनऊ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है भारत और चीन के बीच हुई तनातनी को लेकर। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से भारत और चाइना के बीच में विवाद चल रहा है और जिस तरीके से कल बॉर्डर पर विवाद हुआ है जिसमें हमारे कुछ जवान शहीद हो गए, उसके बाद में कहीं ना कहीं मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। और प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी को ट्वीट किया है कि चीन आइए, चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। हमारी धरती माँ, हमारी संप्रभुता खतरे में है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। क्या हम अब भी हम चुप बैठेंगे? भारत की जनता सच की हकदार है। उन्हें ऐसे नेतृत्व की दरकार है जो हमारी जमीन छीनने से पहले अपनी जान देने के लिए तैयार हो। कहीं ना कहीं तंज कसा है बीजेपी सरकार के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके की बातें होती थी कि कोई भी आंख उठा करके दूसरा देश नहीं देख सकता है और जिस तरीके की हिमाकत चीन कर रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि बॉर्डर पर कुछ ना कुछ चाइना की ओर से होता रहता है और इधर जो गतिविधियां हैं वो काफी बढ़ गई हैं। और कल जब एक शांति वार्ता की तरह बात हो रही थी और जैसे ही हमारे जवान वापस होने लगे, उन्होंने घात लगा करके हमला कर दिया जिसमें कर्नल सहित हमारे कई जवान शहीद हो गए। उसको लेकर के राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, उसको लेकर के प्रियंका गांधी भी लगातार ट्वीट कर रही हैं। जी पुनीत मोहन, बार बार एक ही सवाल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। ये संप्रभुता का मामला है, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। चीन का सामना करने का वक्त आ गया है। ये सारी चीजें बोली जा रही है विपक्ष की ओर से। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर के कहा जाता था कि कहीं ना कहीं भारत अब हावी हो चुका है और जिस तरीके से बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव के पहले की अगर हम बात करें, जब नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में कहा था कि किसी पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 56 इंच के सीने की जरूरत होती है। आज जब वक्त आया है, जब एक तरफ पाकिस्तान जो अपनी गतिविधियां जो अनैतिक चला रहा है उसको नहीं बंद कर रहा है और दूसरी तरफ चाइना जिसकी हिम्मत बढ़ती हुई चली जा रही है और नेपाल को दूसरी तरफ से वो सपोर्ट कर रहा है और इधर नेपाल भी भारत के ऊपर हावी हो रहा है। कहीं ना कहीं जो पड़ोसी देश हैं वो भारत के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का कोई बयान नहीं आ रहा है, ना वो सामने आ रहे हैं। उसको लेकर के कांग्रेस के प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी सवाल उठा रहे हैं। तमाम विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि अब वो 56 इंच का सीना कहां है। अब समय आ गया है कि इनको फ्रंट पर आकर के जवाब दिया जाए। जी पुनीत मोहन, अगर बात करें तीनों देशों की, पाकिस्तान, नेपाल और चीन, अब तीनों जगह से जो मसले चल रहे हैं उसको लेकर अब राजनाथ सिंह की बात करें, रक्षा मंत्री की, उन्होंने विदेश मंत्री से बात की है और कहा है कि हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे ये चीजें। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से भारत जो पड़ोसी देश हैं जो लगातार आक्रामक रवैया अपनाए हैं उनको दो टूक जवाब दे रहा है, लेकिन ये वक्त दो टूक जवाब देने का नहीं है, ये वक्त कार्रवाई करने का है। क्योंकि नेपाल जो जिसका आधे से ज्यादा अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं कि भारत की वजह से चलती है, क्योंकि भारत के लोग ही नेपाल में सबसे ज्यादा टूर पर जाते हैं और वहाँ यहाँ से सामान वहां जाता है, आपसी लेन देन है। ऐसे में एक अच्छे संबंध नेपाल के साथ थे, लेकिन चाइना के बहकावे में आकर के अब नेपाल भी अपना हक जता रहा है और तो इसके पीछे पूरी प्लानिंग चाइना की है। दूसरी ओर पाकिस्तान भी चाइना के ही सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, क्योंकि अपना चाइना जो कॉरिडोर बना रहा है वो पाकिस्तान से होते हुए जा रहा है और उसमें पाकिस्तान पूरी तरीके से सरेंडर हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना से अच्छा खासा कर्ज ले रखा है। चाइना पूरी प्लानिंग कर रहा है, देश की जनता ये बात समझ रही है और सीधे तौर पर जो भाषणबाजी होती थी, अब अगर वक्त है, जो हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है, जो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उनकी हिम्मत बढ़ रही है, अगर अभी फ्रंट में जवाब नहीं दिया गया तो ये तीन देश अगर एक साथ भारत पर किसी भी तरह की प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो क्या ये राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी की जा रही है?
देखते हैं, हालांकि विपक्ष का साफ तौर पे कहना है कि वो इस मुद्दे पर किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते हैं और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। वो केवल सरकार से यही चाह रहे हैं कि सरकार फ्रंट में आए और सीधे तौर पर जिस तरीके से जो सैनिकों की शहादत थी, शुरू में बताया जा रहा था कि 3 सैनिक शहीद हुए हैं और शाम होते होते ये संख्या लगभग 20 के पार हो गई। कहीं ना कहीं सीधे तौर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार सच बताने में सच छिपा रही है, और दूसरी तरफ जिस तरीके की आप बात करते थे कि पाकिस्तान आंख उठा के नहीं देख सकता, चाइना आंख उठा करके नहीं देख सकता, आंख उठाना तो दूर, अब वो आक्रामक रवैया अपनाए हैं और इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं और उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। सीधे तौर पर विपक्ष का कहना है कि इस मामले पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जो वादे जनता से किए थे उन वादों को निभाने का वक्त है और हम सरकार के साथ खड़े हैं। हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी दूसरी जगह है, लेकिन देश के लिए सारी पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। नई दिल्ली से अगली बड़ी खबर आ रही है। तीनों नगर निगमों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तरी दिल्ली के लिए जयप्रकाश महापौर पद के लिए उम्मीदवार हैं। उप महापौर के लिए रितु गोयल का नाम तय किया गया है। अध्यक्ष स्थायी समिति के लिए छैल बिहारी गोस्वामी का नाम तय किया गया है। उपाध्यक्ष स्थायी समिति के लिए विजेंद्र यादव का नाम फाइनल किया गया है। नेता सदन के लिए योगेश वर्मा के नाम पर मुहर लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरी दिल्ली के लिए जयप्रकाश महापौर पद के लिए आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर, अध्यक्ष स्थायी समिति के लिए छैल बिहारी गोस्वामी का नाम तय किया गया है। उपाध्यक्ष स्थायी समिति के लिए विजेंद्र यादव का नाम तय किया गया है। नेता सदन के लिए योगेश वर्मा के नाम पर मुहर लगी है और तीनों नगर निगमों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उत्तरी दिल्ली के लिए जयप्रकाश महापौर पद के लिए उम्मीदवार हैं। उप महापौर के लिए रितु गोयल का नाम तय किया गया है। अध्यक्ष स्थायी समिति के लिए छैल बिहारी गोस्वामी का नाम तय किया गया है। उपाध्यक्ष स्थायी समिति के लिए विजेंद्र यादव का नाम तय किया गया है। नेता सदन के लिए योगेश वर्मा के नाम पर मुहर लगी है। कुल मिलाकर तीनों नगर निगमों के लिए बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। उपाध्यक्ष स्थायी समिति के लिए विजेंद्र यादव का नाम तय किया गया है। नेता सदन के लिए योगेश वर्मा के नाम पर मुहर लगी है। तीनों नगर निगमों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल से, जहां दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि शिवराज उसी थाने पहुंचे जहां उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, शिवराज पर भी करो। राहुल गांधी के वीडियो को आधार बनाकर क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, राहुल गांधी के वीडियो को आधार बनाकर क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिग्विजय उसी थाने पहुंचे हैं जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मेरे खिलाफ एफआईआर की, शिवराज सिंह के खिलाफ भी करो। सुनील मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील मालवीय, आपसे जानना चाहेंगे कि दिग्विजय सिंह उसी थाने में पहुंचे हैं। सुनील मालवीय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और वो उसी थाने में पहुंचे हैं जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उन्होंने कहा है कि मेरी एफआईआर जहां की गई है और इसी के साथ ही शिवराज सिंह के ऊपर भी एफआईआर करो। क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार वीडियोवार पलटवार जारी है। आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ पूर्व मंत्री भी थे, कई पूर्व मंत्री, वो क्राइम ब्रांच थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने क्राइम ब्रांच थाने पहुंचकर
एफआईआर दर्ज करवाई है, एफआईआर का आवेदन दिया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी का जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन देने वो थाने पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये बताया है कि अगर मेरे पे एफआईआर दर्ज हुई तो शिवराज सिंह चौहान पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो पा रही है। जी, ये सारी जो मामला है वो राहुल गांधी की जो वीडियो है उसको लेकर किया गया है। जी, और देखिए मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए यहाँ कहा है कि दिग्विजय सिंह जी को जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार, उन्होंने जो वादे किए थे मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, अगर दिग्विजय सिंह जी उन पे एफआईआर दर्ज कराते तो मेरे मन को शांति मिलती। वही पलटवार गृह मंत्री के जवाब पर पलटवार करते हुए पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीयूष शर्मा ने भी एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अलग से ही ये जो पलटवार वीडियो, वायरल वीडियो और फेक वीडियो बनाने का एक डिपार्टमेंट खोल रखा है। जी। सुनील मालवीय, एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, वहीं भारत चीन के बीच तनातनी जारी है। भारत ने अपने 20 जवानों को खो दिया है। ऐसे में ये सारे मामले निकल के सामने आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो जारी है। जी देखिए, बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको, आज पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी हैं, उन्होंने भी मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश में नहीं, भारत देश में एक तरफ लगातार कोरोना वायरस के मामले चल रहे हैं, वहीं सीमा पर जवान मारे जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार पर उन्होंने हमला साधा। मोदी सरकार इस मामले को लेकर चुप्पी साधती हुई नजर आ रही है। जी, चुनाव में हर मुद्दे बुनाती है, लेकिन अब जो जवान शहीद हो रहे हैं उनको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया मोदी सरकार की कहीं से भी नहीं आ पा रही। जी, सुनील मालवीय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल से दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दिग्विजय सिंह उसी थाने पहुंचे जहां उनके खिलाफ केस दर्ज है। मेरे खिलाफ एफआईआर की है, शिवराज पर भी करो, ये कहा गया है। राहुल गांधी के वीडियो को आधार बनाकर क्राइम ब्रांच पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ एफआईआर की गई है, शिवराज के ऊपर भी करो, ये दिग्विजय सिंह की ओर से कहा गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लखनऊ से, जहां भारत चीन झड़प पर मायावती का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, सरकार को सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है, 1 इंच भी जमीन किसी को हड़पने नहीं दी जाएगी, मायावती की ओर से ये कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, भारत चीन झड़प पर अब केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। लगातार विपक्ष की ओर से ट्वीट किए जा रहे हैं, बयान जारी किए जा रहे हैं। अब ऐसे में मायावती ने कहा है कि 1 इंच भी जमीन किसी को हड़पने नहीं दी जाएगी। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है और सरकार को सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है, 1 इंच भी जमीन किसी को हड़पने नहीं दी जाएगी, ये मायावती की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि भारत चीन के बीच जो तनातनी जारी है, ऐसे में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं उस हिंसक झड़प में, और इसी को लेकर अब जो विपक्ष है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। अगर बात करें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, उन्होंने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसका जवाब मांगा, और वहीं उसी के बाद आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा है कि हम देश के साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। उसी के बाद अब बीएसपी सुप्रीमो का भी यहाँ पर बयान सामने आया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है और उन्होंने कहा है कि 1 इंच भी जमीन किसी को हड़पने नहीं देंगे। भारत चीन झड़प पर अब मायावती का भी ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, सरकार को सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
आपको बता दें कि सरकार को सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है, ये मायावती की ओर से कहा गया है। और 1 इंच भी जमीन किसी को हड़पने नहीं दी जाएगी। भारत चीन सीमा पर मायावती का ये ट्वीट आया है। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है, भारत चीन के जो विवाद है उसको लेकर उन्होंने कहा है कि 1 इंच भी जमीन किसी को हड़पने नहीं देंगे। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि भारत चीन विवाद को लेकर अब केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सवालों के घेरे में यहां पर केंद्र सरकार नजर आ रही है। बार बार एक ही सवाल उनसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों कोई सफाई नहीं दी जा रही है। और इसी के साथ ही मायावती ने यह भी कहा है कि 1 इंच भी जमीन हम किसी को हड़पने नहीं देंगे। भारत चीन झड़प पर मायावती का ट्वीट आया है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट आया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर सवाल पूछे हैं, सवाल दागे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि क्यों वो अभी तक जवाब नहीं दे रहे हैं। सरकार को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है, मायावती की ओर से कहा गया है। सरकार को सूझबूझ से देश हित में कदम उठाने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार भारत चीन की बात करें तो तनातनी जारी है। हालांकि दोनों देशों की ओर से सुलह करने की भी कोशिशें जारी है, लेकिन इसी बीच जो हिंसक झड़प हुई उसमें भारतीय सेना ने अपने 20 जवानों को खो दिया। पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार पर। अब मायावती का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि सूझबूझ के साथ देश हित में काम करना चाहिए और जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए सरकार को। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ झड़प में कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिकों की शहादत हो गई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष अब केंद्र की सरकार पर हावी है और सवाल खड़े कर रहा है। मायावती ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया है और उन्होंने सीधे तौर पर लिखा है कि लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ झड़प में कर्नल समेत 20 भारतीय सैनिकों की शहादत की खबर अति दुखद व झकझोरने वाली है, खासकर तब जब भारत सरकार दोनों देशों के बीच में सीमा विवाद व तनाव को कम करने के लिए प्रयासरत है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश को विश्वास है कि भारत सरकार देश की आन बान शान के हिसाब से सही समय पर सही फैसला लेगी और देश की 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देगी। अच्छी बात है कि सरकार की कमियों को भुलाकर ऐसे नाजुक समय पर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कहीं ना कहीं तंज करते हुए विपक्ष के नेता बीजेपी के ऊपर हैं, हावी हैं लगातार, क्योंकि जिस तरीके की बातें और जिस तरीके के वादे लोकसभा चुनाव में किए गए थे, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर इस लोकसभा चुनाव से पहले वाले लोकसभा चुनाव की हम बात करें, यानी मोदी सरकार पार्ट 1 की हम बात करें, तब पाकिस्तान एक अहम मुद्दा था और सीधे तौर पर पीएम मोदी का एक बयान आया था कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए, जो कि उस टाइम भी ऐसा ही कुछ हुआ था। कई सैनिक थे जिनको पाकिस्तान के घुसपैठियों ने लड़ाई में वो शहीद हो गए थे और उसको लेकर के लगातार लोगों में गुस्सा था। अब विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और सीधे तौर पर उनका पूछना है कि 56 इंच का सीना आखिर कहाँ है। आखिर नेपाल और पाकिस्तान के साथ मिलकर के चाइना जो पॉलिसी तैयार कर रहा है भारत के खिलाफ, अब वक्त है कि सीधे तौर पर उनको जवाब दिया जाए और अपनी 1 इंच भी जमीन न दी जाए, क्योंकि अगर चाइना जरा सा भी आगे बढ़ा तो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। जी, वहीं इसी के साथ ये भी कहा गया है कि सरकार को सूझबूझ के साथ देश हित में कदम उठाने चाहिए। देखिए, सीधे तौर पे इस समय कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर खासा दबाव विपक्ष का है और दूसरी तरफ चाइना भी पूरी तैयारी में है, नेपाल उसके साथ आ चुका है और पाकिस्तान पहले से ही चाइना के सामने सरेंडर है। पूरी एक पॉलिसी चाइना ने तैयार कर रखी है। ऐसे में सभी की सलाह लेते हुए जितने भी राजनीतिक लोग हैं जो अच्छे से विदेश मंत्रालय से अटैच हैं या फिर पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उनसे सलाह लेते हुए और इस फील्ड से जुड़े लोगों पुनीत मोहन, यहाँ पर विपक्ष सवाल जरूर दाग रहा है, लेकिन बार बार ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि हम एकजुट हैं और इस मुसीबत भरे समय में एकजुट सरकार के साथ हम खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। न्यूज़ एट 12:30 में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।